एक देश एक चुनाव बिल बहुमत के साथ लोकसभा में पेश हुआ। बिल पेश करने के पक्ष में 269 और विरोध में 198 वोट पड़े हैं। एक देश एक चुनाव बिल लोकसभा में पेश करने को लेकर वोटिंग हुई है। नई लोकसभा में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई, जिसमें बिल पेश करने के पक्ष में बहुमत आया, लेकिन सदस्यों की मांग पर दोबारा पर्ची से भी मतदान हुआ और बहुमत से सदन ने इसे स्वीकार कर लिया। इससे पहले लोकसभा बिल पेश करने का विरोध करते हुए कांग्रेस ने इसे संघीय ढांचे के खिलाफ बताया, जबकि टीएमसी ने कहा कि इस बिल से विधानसभाओं की स्वायत्तता को खतरा है। ओवैसी ने विरोध करते हुए कहा कि ये बिल क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देगा। सपा, डीएमके, शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी ने भी बिल का विरोध किया, जबकि सरकार में शामिल टीडीपी बिल के साथ खड़ी दिखी। एक सेकंड मैं अध्यक्ष जी जो बोले हैं वो ध्यान से सुना हूं। उन्होंने 72 के बाहर जाने का I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024 further to amend the Constitution of India। ये आइटम नंबर 18 में है और आइटम नंबर 19 में जैसे आपने कहा, ऑनरेबल स्पीकर सर, विथ योर परमिशन आई विश टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस द यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 further to amend the Government of Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991 and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। ये बिल पूरे देश के जो अलग अलग भेष भाषाएं, संस्कृति, क्षेत्र की जो मान्यताएं हैं, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच विचार के मंथन अध्ययन करके ये संघीय ढांचा तैयार किया था, राज्यों का गठन भी किया था संस्कृति के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, परिस्थितियों और समय के हिसाब से। मैं नहीं समझता अध्यक्ष जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, उस समय के हमारे संविधान निर्माताओं से विद्वान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से ज्यादा विद्वान इस सदन में अभी कोई नहीं बैठा, मुझे कहने में संकोच नहीं है। और ये संविधान की मूल भावना को खत्म करके कैसे तानाशाही के रास्ते निकाले जाएं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा है। स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और टू द पार्लियामेंट इटसेल्फ। द ऑटोनॉमी of the state legislative assembly is being taken away. That is ultra-virus. That is hits the basic structure of the constitution. Sir, this bill violates the right to democratic self-government, which is part of Article 1419. And if a legislative assembly is dissolved, sir, and midterm elections are conducted, the tenure of that assembly will not be for 5 years, sir. This in itself is a violation of parliamentary democracy, which envisages a tenured legislature. Sir, constitutional scheme makes it clear that once elections are conducted, the House should have a right to function for next 5 years. This is violation of basic structure. That such a provision is being done for administrative convenience, not for constitutional purpose. माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी, तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। तो लोकसभा में आज हुआ क्या है, इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती। वन नेशन वन इलेक्शन का बिल जो है लोकसभा में पेश कर दिया गया है और पेश करते वक्त सरकार उन्होंने जो अनुमति मांगी हाउस से, उसके अनुसार सरकार के पक्ष में 269 वोट पड़े हैं और सरकार के विरोध में 198 वोट पड़े हैं, यानी बहुमत जो है सरकार के पास था, इसलिए सरकार ने लोकसभा में ये बिल पेश कर दिया है। अब बात करते हैं
चरण 2 की। चरण 2 में ये होगा कि सरकार को इस बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। चूंकि वन नेशन वन इलेक्शन का बिल है, ये जो है वो संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिए सरकार को दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी। 2/3 बहुमत का मतलब ये है कि लोकसभा में सरकार के पास करीब 362 सांसद चाहिए और राज्यसभा में 164 सांसदों की सहमति चाहिए। लेकिन जो आंकड़े बताए जा रहे हैं उसके अनुसार सरकार के पास लोकसभा में 294 और राज्यसभा में 112 सांसद हैं, यानी सरकार के पास दोनों सदनों में 2/3 बहुमत नहीं है। यही वजह है कि इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी में भेजा जाने की संभावना है। वहां भेजा जाएगा और जब जेपीसी का गठन होगा तो वो जो जेपीसी का गठन होता है वो जिसके जितने दलों की संख्या होती है उसके आधार पे किया जाता है, यानी जेपीसी में भी सरकार का बहुमत होगा। बाकी जितने भी दल हैं उनकी संख्या के आधार पर सांसद जो है जेपीसी में नियुक्त किए जाएंगे। जेपीसी में लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों के सांसद होते हैं। जेपीसी की मीटिंग्स होगी, मीटिंग के बाद जो है वो तय होगा वह उस आधार पर एक बार फिर से नया बिल तैयार किया जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन का। उस बिल को आने वाले दिनों में जो सत्र होंगे, इस सत्र में तो नहीं आ सकता, शायद जो बजट सत्र हो उसमें या उसके बाद के सत्र में लाया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार को लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत जुटाने के लिए विपक्ष का सहयोग लेना पड़ेगा और विपक्ष का सहयोग कैसे मिलेगा ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि विपक्ष जो है इस बात को लेकर के काफ़ी अड़ा हुआ है कि वो इसके समर्थन में नहीं है। दूसरी एक बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के सामने भी होगी कि जब एक साथ पूरे राज्यों में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ कराए जाएंगे तो इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम मशीन कहाँ से आएंगे और इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी, कैसे की जाएगी। यानी ये सारी चुनौतियां चुनाव आयोग के पास है, लेकिन वो तीसरा चरण है। दूसरे चरण में सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौती ये है कि किस ढंग से लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत का जुगाड़ किया जाए और इस बिल को आने वाले दिनों में पास कराया जाए। तो शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अनिल देसाई ने एनडीटीवी से कहा है कि इससे राज्यों के हित का नुकसान होगा। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर? हमारा स्टैंड ये है कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो जिस तरह से संघराज्य के अधिकार हैं कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए, उसको सही मायने में ये किया जाए, आचरण में लाया जाए। इस बिल के पारित होने में या इस बिल को ले आने से आप संघराज्यों के राज्यों के जो अधिकार हैं उनके ऊपर आप एक जो आप उन इन्फ्रिंजमेंट जिसको कहते हैं वो उस तरह का होगा, उनके अधिकारों पे बाधा आएगी, टेन्योर पे बाधा आएगी। और जिस तरह से केंद्र जिस तरह से उसका अधिकार जताना चाहती है, तो ये एक अलग व्यवस्था, ये रिपब्लिक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। अगर जेपीसी के पास बिल को भेजा जाता है तो आप आपकी पार्टी अपनी बात रखेगी? हम अपनी बात बिल्कुल रखेंगे और विस्तृत में रखेंगे। इसके जो प्रावधान है, जिस तरह से इनमें बातें लाने की कोशिश की जा रही है कि वो किस तरह से डेमोक्रेसी को ही, हमारे गणतंत्र को ही बाधा पहुंचाने की बात रही है। एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा है कि इससे 4.50 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। मेरे साथ सांसद श्रीकांत शिंदे। बहुत सारे सवाल अभी उठे हैं बिल के इंट्रोडक्शन के दौरान। वन नेशन वन इलेक्शन बिल से भारत को क्या फ़ायदा होगा, आपका क्या आकलन है? देखो, हमें जब आज़ादी मिली उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन ही था, सभी इलेक्शन साथ नहीं होते थे। आज कांग्रेस को क्या दिक्कत है कि फिर से वही सिस्टम लाने, वो डर रहे कि लोगों का विश्वास उनसे उठ गया है। उनको डर है कि आने वाले समय में भी लोग उन पर विश्वास नहीं जताएंगे। और वन नेशन वन इलेक्शन से एक बड़ा सिस्टम पर, जो व्यवस्था पर भारी तान आता है, भार आता है, सिस्टम के ऊपर लोड आता है, और लोड बड़ी संख्या में कम हो सकता है। हमेशा इस भारत में, इस देश में लोकसभा हो, उसके बाद विधानसभा हो जाते हैं, विधानसभा के बाद अभी हमारे पास कॉर्पोरेशन से, फिर जिला परिषद, फिर पंचायत समिति, फिर ग्राम पंचायत। ये इलेक्शन में ही 5 साल हमारे चले जाते हैं। नेता भी उसमें उलझा रहता है, लोक प्रतिनिधि भी उसके अंदर उलझा रहता है, प्रशासन भी उसमें अंदर उलझा रहता है। तो इससे हमेशा ये सिस्टम जो है वो बिजी रहती है और कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट में हम नए काम शुरुआत नहीं कर सकते, जो काम है हमें रोकने पड़ते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इलेक्शंस एक साथ ला पाए तो सभी को
फॉर एग्जांपल मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लोक प्रतिनिधि हूँ मैं, तो मुझे भी मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरी तरीके से फोकस करने के लिए टाइम मिलेगा, ना कि इलेक्शंस में बिजी रहूँगा, ना कि कोड ऑफ कंडक्ट वहाँ पर लगेगा। 3-4 बार तो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाते हैं पूरे 5 साल में। इतना काम जो है रुक जाता है, इतने वर्किंग आवर्स हमारे आप क्या कहोगे कि उसका कम हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन के बाद हमारे पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी, उनके अध्यक्ष में एक कमेटी बैठी थी, उनके अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, उसमें से एक ऑब्जर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है कि जो कि ये इलेक्शन में जितना खर्चा होता है वो अगर हम सोचेंगे और वन नेशन वन इलेक्शन अगर हम कर पाए तो 1.5% GDP में बढ़ोतरी होगी, जो होता है 4.5 लाख करोड़ का। ये 4.5 लाख करोड़ हमारे बच सकते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य और शिक्षा में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जो अभी खर्च हो जाता है चुनाव कराने में, और चुनाव कराने में खर्च हो जाता है, अलग अलग राज्यों में चुनाव कराने पड़ते हैं, पूरे सिस्टम उसके अंदर इन्वॉल्व रहता है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर बीजेटी का रुख अभी साफ नहीं है कि वो चाहती क्या है। बीजेटी के सस्मित पात्रा ने NDTV से ये कहा है कि JPC पर चर्चा के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। एक देश एक चुनाव जो है लोकसभा में बिल पेश किया गया, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तो वन नेशन वन इलेक्शन को JPC में भेजा गया है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसके ऊपर और एग्जामिन करेगी इशू को, और उसके बाद फाइनली क्या बिल बन के आता है उस पर निर्भर करेगा कि बीजू जनता दल इस पे क्या स्टैंड लेती है। अभी इस पर कोई भी स्टैंड लेना बहुत प्रिलिमिनरी होगा, क्योंकि व्हेन द मैटर इज विद द JPC, लेट अस वेट फॉर द JPC रिपोर्ट टू कम। यह है पहला विषय। दूसरा, हमारा निर्णय जब भी होता है वो हमारे माननीय बीजू जनता दल के अध्यक्ष श्री नवीन पटनायक जी के नेतृत्व में और उनके निर्देशों पे होता है, और अभी हम कोई भी निर्णय पे है नहीं। एक बार JPC की रिपोर्ट आ जाए उसके बाद हम तथ्यों पे आधारित अपना वक्तव्य रखें। बीजेपी ये कह रही है कि संघीय ढांचा का अनुरूप है, विपक्ष कर रहा है कि संघीय ढांचा का अनुरूप नहीं है, फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। फिलहाल जो बिल जो पेश किया गया है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब तक बिल की कॉपी पे डिस्कशन ना हो, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में चर्चा ना हो, या फिर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के रिपोर्ट के क्या डिटेल्स आते हैं, क्या निष्कर्ष आता है, उस पर हम स्पष्टता ना रखें तो अचानक भी किसी नतीजे पे पहुंचना मुझे लगता है इट विल बी क्वाइट प्रीमेच्योर।